किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं IIT कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश का कृषि यूएवी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। सेंसर और इमेजिंग तकनीक से लैस इस मानव रहित हवाई वाहन की मदद से सटीक खेती, फसल की निगरानी और कुशल संसाधन प्रबंधन आसान हो गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एग्रीप्नियर से और जानते हैं कि किस तरह से वो यूएवी सेक्टर को बूस्ट करके खेती को हाईटेक बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्तर्क वासुदेव है और मेरा नाम समर्थ है। हमारे स्टार्टअप का नाम फ्लेमबैक टेक है और हम भारत में कृषि ड्रोन कंपोनेंट्स बनाते हैं। हमारा ये प्रयास है कि भारत के कृषि क्षेत्र में विदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल ना होकर भारतीय कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो, जो हमें आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाए। तो दोस्तों, फाइनली आज हैं हमारे साथ हमारे आज के एग्रीप्नियर समर्थ और स्तर्क। नमस्ते। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। थैंक यू। थैंक यू जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आप लोग इंडिजिनस कंपोनेंट्स बनाते हैं यूएवी सेक्टर के लिए। तो ये जो यूएवी सेक्टर है कृषि से जुड़ा हुआ है, हम सभी जानते हैं। ड्रोन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल कृषि में, हम ये भी जानते हैं। तो आपके जो कंपोनेंट्स है, स्वदेशी कंपोनेंट्स, किस तरह से सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं यूएवी सेक्टर को? हमारा एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अब आप देखेंगे कि 2021 के बाद से काफ़ी ड्रोन स्टार्टअप्स आ गए हैं और जो ज़्यादातर स्टार्टअप्स हैं कृषि में या कहीं और भी जो काम कर रहे हैं, वो ड्रोन जोड़ के एक एप्लीकेशन पे फोकस करके काम कर रहे हैं। कि कृषि में अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो स्प्रेइंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, या सर्वेलेंस के लिए, या क्रॉप जो आपकी मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमारा फोकस जो था वो कभी भी ये नहीं है कि हम ड्रोन्स को बनाएंगे, बल्कि हमारा ये फोकस है कि हम उन ड्रोन्स में जो कंपोनेंट लग रहे हैं हम वो इंडिजिनसली इंडिया में, भारत में बनाएंगे, ताकि हमारी बाहर की डिपेंडेंसी एकदम जीरो हो जाए। तो इसके लिए हमने स्टार्ट किया प्रोपल्शन सिस्टम से। ड्रोन में एक प्रोपल्शन सिस्टम होता है, तो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा फोकस एरिया है। जो अभी ये कंपोनेंट्स आते हैं ये बाहर से आते हैं और हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसको इंडिया में डेवलप करें, खासकर हमारे जो कृषि क्षेत्र है, ताकि उसकी डिपेंडेंसी बाहर के देशों पे ना हो। जो कंपोनेंट्स हैं देश में ही बनेंगे, तो जो पैसा हम कंपोनेंट्स को खरीदने में बाहर देते हैं वो घर में ही रहेगा, तो अपना आप इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी हमारी कहीं ना कहीं, और जो देश है वो सशक्त बनेगा। तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट फील्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो स्केलेबिलिटी को कैसे बढ़ा रहे हैं, कैसे स्केलेबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं? तो अभी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का गेम है। अब अगर आप देखें तो चाइना अभी तक डोमिनेट क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके पास स्केलेबिलिटी है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो लार्ज स्केल पे करते हैं। तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर लिया, कहीं से कुछ ले लिया, ड्रोन जोड़ लिया और बना दिया और आगे बेच दिया टेंडर में अप्लाई करके। बहुत तरीके हैं। हम चाहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग में घुसे। अभी तो हम R&D कंपनी, अभी हम R&D फेज में, हमने इतना चीज़ें आपके सामने हैं, कुछ इसमें वर्क भी कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आगे का विजन बहुत सिंपल है कि हम स्केलेबिलिटी ऐसी करें कि कॉस्ट नीचे आ जाए, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हमारे कंपोनेंट महंगे बनेंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी में, वो बन ही नहीं सकते। तो एक ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम स्केलेबिलिटी ऐसे रखें कि मैन्युफैक्चरिंग
ही आगे देखनी है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो भारत है वो काफ़ी डाइवर्स हैं, और जब हम बात करते हैं एग्री क्लाइमेटिक कंडीशंस की तो वो भी बहुत डाइवर्स हैं। तो यहाँ पर ये जो आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं, पार्ट्स बना रहे हैं ड्रोन के, किस तरह से जो एग्री को बूस्ट मिलेगा इससे, ऐसे एरियाज़ को खास करके जहाँ पे एग्रीकल्चर अभी, वहाँ की लैंड मतलब अच्छी नहीं है या वहाँ पर अभी एग्रीकल्चर का उतना बूम नहीं है। कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हम इंडिया के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसमें चाहे हीट डिसिपेशन है इसमें, या हम क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं ताकि हमारे, अब चाहे बारिश है, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड है, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उन कंपोनेंट्स का वहाँ पे फेलियर नहीं हम अफोर्ड करते। तो हम लोग इसको डेवलप ही ऐसे करते हैं कि हमारा जो पार्ट है वो फेलियर ना हो। तो इसकी डेवलपमेंट तो हमने इंडिया के हिसाब से कर ली, और वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज भी था हमारे लिए इनफैक्ट। अब पर्टिकुलर अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो आप देखेंगे मैंने अभी शुरू में एक प्रोपल्शन सिस्टम का नाम लिया था जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, मोटर, कंट्रोलर जो एक सर्किट है, और एक प्रोपेलर जो ब्लेड है जो घूमता है। अब इंडिया कंडीशंस के हिसाब से हमने जो इनको डेवलप किया है, हीट डिसिपेशन की बात हुई, कोई भी कंपोनेंट गर्म होता है तो उसकी लाइफ कम होगी, लाइफ कम होगी, बैटरी का टाइम कम होएगा, बैटरी का टाइम कम होएगा तो क्या होगा, फ्लाइट टाइम कम हो जाएगा। आप एक रिमोट पकड़ के ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो आप 40 मिनट या 50 मिनट उड़ा सकते थे, वो कितना उड़ेगा, सिर्फ आधा घंटा। हमारा ये मानना है कि कृषि में, एग्रीकल्चर में अगर कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है या कोई भी महिला किसान है, कोई भी किसान है, तो वो उसको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए उड़ा सके ताकि ज़्यादा एरिया कवर हो। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम। तो हमारा ये, मैं ये भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो प्रोपल्शन सिस्टम है किस तरह से जो ग्रामीण एरियाज़ हैं जहाँ आज भी जो जीपीएस जैसा जो सिस्टम है पुअर है, वहाँ पे नेटवर्क, वहाँ पे कितना कारगर साबित होगा? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लाइट कंट्रोलर। फ्लाइट कंट्रोलर को आप ऐसे समझो कि वो दिमाग है एक ड्रोन का। एक वर्ड होता है, टेक्निकल वर्ड, रिडंडेंसी। अगर जीपीएस नहीं है किसी भी एरिया में, उस ड्रोन को पता है कि उसका घर क्या है, वो कहाँ से उड़ा था, वो वहाँ जाएगा और अगर उसका कनेक्शन उड़ गया वो अपने आप वापस आके लैंड कर जाएगा सेफ जगह। ये फ्लाइट कंट्रोलर में एक फीचर होना चाहिए जिस पे हम काम कर रहे हैं कि वो गया और अगर कनेक्शन गया तो वापस आएगा। नहीं तो क्या होता है, आप यहाँ से कुछ रिमोट उड़ा रहे हो और फ्लाइट कंट्रोल जो ड्रोन है वो कहीं और चला गया। अब वो गिर भी सकता है, किसी तार में जाके लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो ये एक सेफ्टी फीचर भी है और सेफ्टी से ज़्यादा एक इकोनॉमिक फीचर भी है, क्योंकि ड्रोन लूज हो गया वो 1 लाखों रुपए की आइटम है। तो समर, जैसे आप बता रहे हैं कि वो वापस अपनी ही जगह पे आ जाएगा, तो ये फीचर स्पेशली आप के कंपोनेंट्स में मिलता है या जो ऑलरेडी मार्केट में है उनमें भी इस तरह के फीचर्स आ रहे हैं? जी, ये फीचर अभी कुछ फ्लाइट कंट्रोलर्स में आ रहा है, पर अब हम लोग इसको इंट्रोड्यूस बट इंडियन कंपोनेंट में कर रहे हैं। मतलब सब में नहीं आता, पर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी बेस्ट फीचर्स हैं वो हम लोग अपने उसमें डालें। जी, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स, काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स के साथ बेहतर होगा कहना आप कंपोनेंट्स तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, और इससे जो ड्रोन का जो एरिया है, जो कृषि का यूएवी सेक्टर है, उसको कहीं ना कहीं बूम मिलता मुझे भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह से आप मेहनत करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नेशनल मिशंस हैं, अगर मैं बात करूँ ड्रोन दीदी की, ड्रोन शक्ति की, या फिर आत्मनिर्भर कृषि की, उसमें जो आपकी ये टेक्नोलॉजी है उसको कितना उन्नत करने का काम करती है? अगर ये इन स्कीम्स को सक्सेस होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे ड्रोन्स हैं वो अच्छे क्वालिटी के हों। सबसे पहली बात तो क्वालिटी अच्छी कैसे होगी, जब कंपोनेंट की क्वालिटी होगी और वो फेल नहीं करेगा। बारिश आ गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, या धुआं ज़्यादा हो गया, पोल्यूशन ज़्यादा है, जीपीएस नहीं मिला, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो क्वालिटी और फीचर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1 लेयर है। अब अभी तक क्या होता था, चाइनीज़ कंपोनेंट आते थे, कुछ अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, कुछ बेकार क्वालिटी के भी आते हैं। अब जो भी मैन्युफैक्चर जो ड्रोन्स बन रहे हैं उसके बिना तो ये स्कीम नहीं हो सकती। तो वो ड्रोन्स बनने के लिए कंपोनेंट बाहर से आते थे। तो वो हमारी स्कीम है, हम ये बोले कि चाइना ने आज बंद कर दिया कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट करने से, या मना कर दिया। अभी मैग्नेट पे उन्होंने बैन लगाया था बाय द वे। तो क्या हमारी स्कीम्स रुक जाएंगी? हमारी स्कीम्स को नहीं रुकना चाहिए। तो वो आत्मनिर्भरता हमारे इन कंपोनेंट से ही आएगी।
समर्थ और स्तक से जानेंगे कि उनके अपने स्टार्टअप में उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ डीडी किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 144447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और आज हैं हमारे साथ समर्थ और स्तक, जिनसे हम बात कर रहे हैं स्वदेशी यूएवी कंपोनेंट्स के बारे में, वो जो ड्रोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जी, तो समर्थ, इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, अच्छा कुछ काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपके अपने इस स्टार्टअप में आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो चैलेंजेस तो नो डाउट आएंगे और आए भी हैं। हमने ये वेंचर फ्लेम बैक लास्ट ईयर स्टार्ट किया था 2024 में। हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ पे दो चीज़ों की प्रॉब्लम है। एक तो ईजीली स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिलती। अब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बेटर फिर भी हो गया है, तो हमने कुछ ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली हम जैसे IIT कानपुर में हम इंक्यूबेटेड हैं, तो वहाँ के थ्रू भी हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई। दूसरी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी, मैं इसको उससे भी बड़ी प्रॉब्लम समझता हूँ, वो प्रॉब्लम है स्किल की। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर चीज़ है, पर जो ज़मीनी काम करना, मतलब जो एक्चुअल में काम करना है, दैट इज स्किल्स रिक्वायरमेंट जो है, वो अभी हमारे पास लैकिंग है। तो अगर वो भी अगर इम्प्रूव हो जाती है, वो भी मुझे पता है कि ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे ठीक हो जाएगी, पर अभी इसको थोड़ा समय लगेगा। जी बिल्कुल, जो चुनौतियां हैं वो धीरे धीरे ही कम होती हैं, एकदम से नहीं होती, और हम उम्मीद करते हैं टाइम के साथ ये चुनौतियां आपकी कम होंगी। तो अगर हम बात करें जियो स्पैटियल मैपिंग की, लैंड सर्वेइंग की, या फिर जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी प्लानिंग में ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है कितनी मददगार साबित होती है? क्या कंट्रीब्यूशन है, बेटर होगा मैं ये पूछूं। अब इसमें क्या है कि आपने एप्लीकेशंस स्पेसिफिक पकड़ी और ये बहुत अच्छी एप्लीकेशंस आपने पकड़ी हैं, रेलेवेंट है। हर ड्रोन, हर एप्लीकेशन है तो उसके लिए जो ड्रोन यूज़ हो रहा है, जो हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, वो डिफरेंट रहेगा। उसके ऊपर कभी कैमरा लग जाएगा, कभी अब स्प्रेइंग करनी है तो उसके ऊपर एक 5 लीटर या 10 लीटर का टैंक लग जाएगा। उससे क्या होता है, उससे वेट चेंज हो जाएगा ड्रोन का, या एरोडायनामिक्स चेंज हो जाएंगे सिस्टम के। जब एरोडायनामिक्स चेंज होते हैं या वेट चेंज होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि बस एक चीज़ निकाली, कैमरा निकाला और टैंक लगा दिया, चलो जी स्प्रे कर लो। हमें कंपोनेंट लेवल पे ये सोचना है कि वो वेट है, जैसे तो कितना केजी का एक तो ड्रोन है, उसके ऊपर पेलोड कितना है, उसको पेलोड बोलते हैं। पेलोड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी ड्रोन के ऊपर पेलोड होगा ही होगा। पेलोड चेंज होएगा तो वेट चेंज होएगा, वेट चेंज होएगा तो उसके लिए जो कंपोनेंट है वो यूज जो हम कर रहे हैं वो डिफरेंट होंगे। अभी हम एक छोटी मोटर 4006 हमारी बहुत कॉमन मोटर है, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, फोटोग्राफी, इन सब के लिए बहुत अच्छी चलती है, या उससे छोटी मोटर्स भी हैं, वो जो छोटे ड्रोन हैं उनके लिए काम आती हैं। एग्रीकल्चर में, कृषि में अगर कोई स्प्रेइंग कर रहा है उसके लिए वेट ज़्यादा है, क्योंकि 10 लीटर का पेस्टिसाइड है टैंक, तो उसके लिए हम बड़ी मोटर यूज़ करते हैं। तो हर एप्लीकेशन के लिए वो डिफरेंट मोटर और कंपोनेंट बदलते हैं। और सिर्फ मोटर की बात नहीं है, मोटर के बाद प्रोपेलर भी है, प्रोपेलर का साइज भी चेंज होगा। ये एक मेरे सामने 2480 2480 बहुत कॉमन मॉडल है। अब छोटा है कोई और ड्रोन कंपोनेंट बनना है तो उसका मोल्ड अलग बनेगा। जी, जहाँ प्रोपेलर की बात आती है तो प्रोपेलर दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं कार्बन फाइबर और एक होते हैं कार्बन इन्फ्यूज्ड या ग्लास इन्फ्यूज्ड पॉलीमर। तो जो इन्होंने इंजेक्शन मोल्डिंग की बात की वो हो गए पॉलीमर बेस्ड,
तो जो हमारे जनरली कृषि ड्रोन्स में यूज़ होता है वो पॉलीमर वाला होता है। उसको 3-4 चीज़ें मिक्स करके बनाया जाता है, स्पेशल कंपाउंड होता है, वो उसे कंपाउंडिंग बोलते हैं, चाहे वो नायलॉन की है चाहे वो किसी भी और कंपोनेंट मटेरियल की है। पर इसमें भी जो ज़्यादा टेक्निकल पार्ट है वो ये है कि इसको मोल्डिंग करें भी तो कैसे करें, इसका प्रोडक्शन करें भी तो कैसे करें, तो सबसे बड़ा चैलेंज वो भी आता है। तो अभी ज़्यादा कंपनीज इंडिया में अब शुरू हो गई हैं, पर हम लोग भी इसमें अब प्रॉपरली काम कर रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है हमारे जो देश है उसकी बैकबोन कहा जाता है, तो सवाल यही रहेगा कि जो हमारे महिला किसान हैं, जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको किस तरह से ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें मतलब उनको आगे बढ़ाने में या उनको सशक्त बनाने में, एम्पावर करने में, उसमें क्या रोल प्ले करता है ये? इसको अगेन दोबारा से स्कीम की तरफ से देखते हैं। जो भी हमने ड्रोन दीदी की बात करी थी या किसान शक्ति की बात है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो स्केलिंग हो रही है, ट्रेनिंग जो चल रही है ड्रोन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम ऑनलाइन हम अवेलेबल हैं, ताकि कोई भी कंपोनेंट टूटे तो पार्ट तो चेंज करना है। सबसे कॉमन पार्ट जो टूटता है उसको हम प्रोपेलर है, जो ब्लेड है वो टूटता है, या फिर उसका फ्रेम टूट गया, या फिर अंदर का कोई कंपोनेंट टूट गया, मोटर में डैमेज आ गया, तो क्या होता है कि हम उन कंपोनेंट्स को रिप्लेस कैसे करें। अब या तो फिर से चाइनीज कंपोनेंट के पास जाएं कि आप हमें दे दीजिए कंपोनेंट्स, और वो सप्लाई चेन एक बनी हुई है। लेकिन इसमें आती है बात कॉस्ट की और अवेलेबिलिटी की। जहाँ तक बात आती है अवेलेबिलिटी की, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आज ये इंपोर्ट बंद हो गया, फिर कुछ दिन बाद खुल गया, फिर इंपोर्ट बंद हो गया, फिर खुल गया। तो एक तो अवेलेबिलिटी ऑल सीज़न ऑल टाइम रहे, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा उसकी जो कॉस्ट है वो हम लोग एम कर रहे हैं कि हम लोग जो चाइनीज़ कंपोनेंट आज इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाकी लोग जो कर रहे हैं, उससे हम लोग कॉस्ट में कम लाएं। तो जब आप कॉस्ट कम होगी और हमेशा ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो आपके लोकल डीलर पे है, डिस्ट्रीब्यूटर पे है, या ड्रोन जिससे लिया है उनके पास है, तो सबके लिए एक बेटर ही होगा। प्लस इसमें एक चीज़ और है कि इसमें इकोनॉमिकली भी इंडिया थोड़ा सेल्फ रिलायंट ही होगा। और अगर हम बात करते हैं जॉब क्रिएशन की और स्पेशली रूरल स्किल डेवलपमेंट की, किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिजिनस यूएवी टेक्नोलॉजीज़ का? फ्लेम बैक कहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है कि जो आपकी इंजीनियरिंग है इंडिया में, भारत में जो इंजीनियरिंग हो रही है वो किस लेवल की हो रही थी पहले और किस लेवल की हम देखते हैं आगे होएगी। हमारा रोल इस चीज़ में ये है कि आप अगर एक प्रोपल्शन सिस्टम पे काम कर रहे हो, वो बहुत ही एक नीश चीज़ है। यूएसए में इतने पेटेंट्स होते हैं और भी कितनी कंट्रीज में पेटेंट होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक चीज़ में घुस जाते हैं। हमें इजीली लोग भी नहीं मिले, हमें डेवलप करना पड़ा, हमें फ्रेशर्स लिए, उनके साथ वर्क किया, उनको हमारे जो इक्विपमेंट है उनको वो सिखाए। तो एक एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। अब स्केलेबिलिटी की भी हमने पहले बात करी है। स्केलेबिलिटी में क्या इशू आता है, जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं होगा, आपकी अच्छे से फैक्ट्री नहीं होगी, आपको काम करना नहीं आएगा कि पीसीबी पे काम कैसे करते हैं, या मशीन्स जो भी अवेलेबल हैं, जो भी टूल्स हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं, या थ्रस्ट क्या होती है, या ऐसी टर्म्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जो ड्रोन इंडस्ट्री से हम सीख रहे हैं, हम एज फाउंडर्स हमने भी सीखी। वो स्किल डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो हम कैसे कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप्स करके। तो आईआईटी कानपुर से हमें ऐसे ऐसे लोग मिले जो बाहर हमें मिल ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने उस इंडस्ट्री पे काम किया है, और जिन्होंने नहीं भी किया वो उस माइंडसेट से आ रहे हैं जिनको इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज है। कृषि यूएवी टेक्नोलॉजी के जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में अभी और बातचीत जारी रखेंगे समर्थ और स्तर के साथ, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और आज है हमारे साथ एग्रीप्रेन्योर समर्थ और स्तर्क, और आज हम बात कर रहे हैं इंडिजिनस यूएवी कंपोनेंट्स पर। तो ये जानना चाहेंगे आपसे समर्थ के जो प्रोडक्टिविटी है कृषि की, या हम बात करें एफिशिएंसी की, किस तरह से ये जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स है उसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई ड्रोन उड़ाते हो उसका पर्पस क्या है, उसका क्या गोल है? वो ये है कि आप या तो एग्रीकल्चर में स्प्रे करेंगे, कृषि में फील्ड में जाएगा तो वो ड्रोन स्प्रे करने के काम आएगा। स्प्रे करेगा तो मैं बोलता हूँ वो आधे घंटे उड़ सकता है, उसकी बैटरी उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। आज की डेट में ऐसा होता है। हमारा जो कंपोनेंट है, जो पूरा सिस्टम है, वो हमने ऐसा बनाया है कि जो उसका फ्लाइट टाइम है, जो उड़ने का समय है, वो एक उसी ड्रोन का आपने कोई चेंज नहीं करना, आपने बस हमारे कंपोनेंट लगाने हैं, वो 30 का 40 मिनट हो जाए। अगर वो 30 का 40 मिनट हो जाएगा तो अपने आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। वो एक ही फ्लाइट में, उतनी ही बैटरी में, उतने ही समय में ज़्यादा एरिया एक ही बार मिशन में वो स्प्रेड कर सकता है। आपको बार बार बैटरी नहीं बदलनी उसको। दूसरी चीज़ एक आती है इसमें, इकोनॉमिक एंगल। अब जो हमारा सर्किट बोर्ड है या जो मोटर है वो इंडिया में बन रही है। इंडिया में बन रही है, उसका जो पीसीबी है या जो उसके कंपोनेंट है वो हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि प्राइस में एक कृषि किसान को अल्टीमेटली ज़्यादा बर्डन ना पड़े, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट, क्वालिटी ऑफ द पीसीबी जो जिससे बोर्ड बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सप्लाई कैसे आ रही है वो इंडिया में ऑलरेडी है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि लोगों को लगता है पता नहीं क्या है। अगर आप उसमें ढंग से वर्क करेंगे तो इसकी सप्लाई हमने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ये सारे बोर्ड इंडिया में बन रहे हैं। इंडिया में बन रहे हैं तो आप इमेजिन करिए हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। तो प्रोडक्टिविटी फार्म लेवल से लेके इंडिया के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये सारे टच पॉइंट हमारे लिए क्रिटिकल है। समर्थ, अगर हम बात करें ड्रोन रूल 2021 की, तो जैसे डिजिटल स्काई की हम बात करते हैं, तो ये जो यूएवी टेक्नोलॉजी इंडिजिनस कितनी मददगार साबित होगी? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन था, पॉलिसी जो सरकार हमारे लिए लेके आई है। सिर्फ कृषि के लिए नहीं, बाय द वे, हर जगह के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए। आप डिफेंस तक ले लो, अब हमारी रक्षा, इंडियन आर्मी जो आज की डेट में ड्रोन यूज़ करती है, उसके लिए भी ड्रोन रूल्स 2021 बहुत ही रेलेवेंट है। अब ड्रोन रूल्स में क्या है कि सरकार ने 2 चीज़ें करी, डीजीसीए ने, और बहुत अच्छी चीज़ें करी। एक, उन्होंने रेड, येलो और ग्रीन जोन्स डिफाइन कर दिए कि आप ड्रोन कहाँ पे नहीं उड़ा सकते, रेड जोन, कहाँ पे पूछ के उड़ा सकते हो, येलो जोन, और कहाँ पे बिना पूछे कैसा भी उड़ाओ, मतलब कैसा, मतलब गिराओ मत बस, ग्रीन जोन। दूसरी चीज़ उसमें उन्होंने डिफाइन कर दी कि कैटेगरी ऑफ ड्रोन बेसिस साइज। तो एक सिस्टम है, अब कृषि के लिए बड़ा ड्रोन यूज हो सकता है, छोटा ड्रोन यूज हो सकता है। अगर कोई सिर्फ कैमरा फोटोग्राफी करना चाहता है ड्रोन से, उसके लिए छोटे ड्रोन्स भी हैं। कोई गॉगल वाले आपने कभी देखे होंगे, गॉगल वाले ड्रोन्स भी होते हैं, वो सबसे छोटे होते हैं। तो माइक्रो, स्मॉल, नैनो, लार्ज ड्रोन्स डिपेंडिंग ऑन उनका वेट कितना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग रेगुलेशन है। अगर आप कृषि की बात करेंगे तो वो मीडियम कैटेगरी से लार्ज कैटेगरी ड्रोन्स में यूजुअली आते हैं। अब वो रूल्स उसके लिए डिफाइंड है। तो इस तक आप अपने इंडिजिनस कंपोनेंट्स को किस तरह से मार्केट कर रहे हैं? हम लोग जो मॉडल पे चल रहे हैं वो ज़्यादातर है B2B, जितने भी ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ अलाइंड है। दूसरा, हम लोग डायरेक्ट टू जो कंज्यूमर जो पहुंचना है या किसान के पास पहुंचना है, उसके लिए फिर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे आपके मिशन के बारे में बात करूं तो वो क्या है? हम एनेबलर बनेंगे पूरी ड्रोन इंडस्ट्री के, इंडिया की। विदाउट कंपोनेंट हम कुछ भी प्लानिंग कर लें, कितना भी पैसा डाल लें, कुछ नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है हम बेस ऑफ द पिरामिड की तरह आप उसको इमेजिन करिए। हम बेस ऑफ द पिरामिड पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगी। हम एक R&D कंपनी है, और कोई भी ड्रोन इंडिया में बनेगा या इनफैक्ट बाहर जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट का भी विजन है, तो इंडिया के फ्लेम बैक कंपोनेंट्स यूज होंगे कृषि में, डिफेंस में, सर्वेलेंस में और अनगिनत एप्लीकेशंस में। तो इस तरह, क्योंकि उन्होंने मिशन के साथ साथ थोड़ा सा विजन भी हमें बता दिया कि ग्लोबली आप रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विजन को आप
और किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो विजन हमारा अभी फिलहाल ये है कि हम लोगों को अभी आज की प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई करनी है, उन्हें रेक्टिफाई करना है, और जो हमारे पास ऑलरेडी अभी हमारे पास जो मार्केट है, जो कि इंडियन मार्केट है, हमने पहले उसको फीड करना है। हमारा एग्रीकल्चर मार्केट बहुत बड़ा है, हमारा डिफेंस का सेक्टर भी है, सर्वेलेंस है, फायर फाइटिंग है, हर तरीके में हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। जी, आप दोनों से आज का मेरा आखिरी सवाल यही है कि आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा किसानों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी घबराइए मत, आप टेक्नोलॉजी को अपनाइए। आपके लिए आपकी पर्सनल भी आपकी उन्नति इस चीज़ से होगी। मेरा मैसेज, अगर आप ऑलरेडी ड्रोन यूज़ कर रहे हैं या आपके आसपास यूज़ हो रहा है, आप उसके बारे में और जानिए। और अगर कोई यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए कुछ भी होता है, आप ज़रूर अपने जो ऑपरेटर हैं उनको प्रश्न करो। रेगुलेशन और जो रूल हैं, जो उसमें लॉ हैं, वो समझो। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सरल भाषा में समझ में आते हैं। और अगर कंपोनेंट की बात है, आप इसमें आत्मनिर्भरता, आप में एक आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है कि कंपोनेंट मांगिए कि कुछ भी टूटता है आप इंडियन कंपोनेंट लीजिए। कोई आता है आपके पास चाइनीज़ कंपोनेंट लेके, आप उसको मना करिए कि ये हमें नहीं चाहिए, ना तो उसकी क्वालिटी है और वो महंगा भी आपको देगा, तो आपको क्यों करना है। तो आत्मनिर्भरता हमेशा जड़ से स्टार्ट होती है और हमें साथ में काम करना है। जी बिल्कुल, हमें पूरी तरह से स्वदेशी होना है, हमें अपने देश को सपोर्ट करना है और अपने आप को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तभी आप हाईटेक फार्मर कहलाएंगे। आप दोनों का मिशन और विजन जल्दी से पूरा हो और इसी तरह आप देश की तरक्की में भागीदारी निभाते रहे। आप दोनों से मिलकर बेहद खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज का मकसद यही है कि हम अपने सभी किसान भाई बहनों तक खेती से जुड़ी उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुंचाएं जिनकी मदद से वो न सिर्फ अपनी आय में इजाफा कर सके, बल्कि तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपने समय और श्रम की बचत भी कर पाएं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे IIT कानपुर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। Actually, the parcel is in Faridabad right now, and I was wondering if I could share your number with the courier guy and you could receive it, if you don't mind. I will receive the parcel and he can collect it with me when he returns back. मैम, मैं स्पीडेक्स कुरियर से बोल रहा हूँ। क्या ये पार्सल आपका ही है? हाँ, क्यों? इसमें तो कैश है। कैश? इस बैग में तो ज्वेलरी भी है। अब पेनल्टी ज्यादा लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? और 3.25 लाख और लगेगी। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना। सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे DD नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।